नमस्कार, टाइम्स ऑफ भारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। मुस्लिम वोटों की रेस में क्या संभल पर राहुल बनाम अखिलेश हो रहा? संभल के रास्ते राहुल गांधी क्या सिर्फ औपचारिकता के लिए निकले थे? संभल हिंसा के बाद अब नेताओं में संभल जाने की रेस लगी है। प्रशासन की रोक के बावजूद राहुल गांधी भी आज संभल के लिए बहन प्रियंका के साथ निकले। राहुल और प्रियंका को संभल जाने से रोका भी गया। आखिरकार राहुल गांधी संविधान की दुहाई देते हुए दिल्ली वापसी के लिए मजबूर हो गए। सवाल है कि जब पहले से तय था कि संभल जा नहीं पाएंगे तो राहुल गांधी सड़क पर निकले ही क्यों? रामगोपाल यादव ने तो यहां तक कह दिया कि राहुल संसद में संभल का मुद्दा तो उठा नहीं पा रहे और संभल जाने पर तुले हैं। ऐसे में सवाल यह कि क्या राहुल गांधी के संभल जाने की जिद के पीछे मकसद मीडिया माइलेज या फिर वोट बैंक को संदेश है, जो उसे लगा कि समाजवादी पार्टी शायद ज्यादा लेकर गई। बात सिर्फ इतनी नहीं, राहुल का काफिला जब वापस जा रहा था तब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आपत्ति जता रहे जाम से परेशान आम लोगों से मारपीट की। इस बीच संभल हिंसा की जांच में पाकिस्तानी हथियार के कनेक्शन की भी बात सामने आ गई है। करेंगे इसी पर डिबेट, लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट को देखिए। ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। हम सिर्फ संभल जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं वहाँ क्या हुआ। पार्लियामेंट में उठा नहीं रहे, वहां जा रहे हैं। और यहां पर दोनों पार्टियों के बीच में देखिए कितना बेहतरीन द्वंद्व चल रहा है कि जहां समाजवादी पार्टी ने जब अपना विषय ही चेंज कर दिया तो कांग्रेस पार्टी को मजबूरन उसी दिशा में जाना पड़ा। सपा और फिर कांग्रेस के डेलीगेशन ने संभल पहुंचने की नाकाम कोशिश की। दिल्ली में ही मौजूद राहुल गांधी के रणनीतिकारों को लगा कि संभल की रेस में कांग्रेस पिछड़ रही है, लिहाजा उतार दिया गया खुद कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका को। हाईवे पर हंगामा हुआ, लंबा जाम लगा। राहुल गांधी कार से बाहर निकलते भी दिखे, लेकिन आखिरकार उन्हें उल्टे पैर वापस लौटना पड़ा। लौटते लौटते राहुल कहते गए कि उन्हें रोकना संविधान को धत्ता बताना है। एज एलओपी मेरा अधिकार बनता है कि मैं जा सकता हूं, मगर तब भी वो मुझे रोक रहे हैं। मैंने कहा है कि मैं अकेला जाने को तैयार हूं, पुलिस के साथ जाने को तैयार हूं, मगर उन्होंने वो भी बात एक्सेप्ट नहीं की और अब कह रहे हैं कि कुछ दिनों में अगर हम वापस आएंगे तो फिर वो हमें जाने देंगे। ये एक्चुअली जो एलओपी के अधिकार हैं उसके खिलाफ है। मुझे अलाउ करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। हम सिर्फ संभल जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं वहां क्या हुआ। राहुल सड़क पर करीब 2 घंटे तक रहे। इस दौरान मीडिया में छाए भी रहे। राहुल का संभल की ओर रुख करना सपा को अखर गया। रामगोपाल यादव ने तो दो टूक कह दिया कि राहुल गांधी और कांग्रेस ने संभल पर संसद में तो नहीं बोला, अब वहां जा रहे। पार्लियामेंट में उठा नहीं रहे, वहां जा रहे हैं। तो क्या मुस्लिम वोट बैंक की रेस ने कांग्रेस सपा को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया? क्या वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए कांग्रेस को मजबूरन ही सही सपा की पीठ पर आना पड़ा? पहले शहजाद और फिर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस सपा के बीच इस रेस पर हमला बोला। और यहां पर दोनों पार्टियों के बीच में देखिए कितना बेहतरीन द्वंद्व चल रहा है कि जहां समाजवादी पार्टी ने जब अपना विषय ही चेंज कर दिया तो कांग्रेस पार्टी को मजबूरन उसी दिशा में जाना पड़ा। शायद कांग्रेस को लगा होगा कि सपा ने हमसे ज्यादा माइलेज ले लिया है, तो कांग्रेस को लगा होगा हम तो बड़ी पार्टी हैं, हमारे पास बड़े बड़े कई नेता हैं, हम अगर कोई ऐसा कार्य करें जिसमें बेहतर फोटो आप दिखेगा तो मीडिया माइलेज हम ज्यादा ले सकते हैं। पर रामगोपाल यादव जो समाजवादी पार्टी कांग्रेस की साथी है, वो कहती है कि ये ड्रामा है, पार्लियामेंट में उठाते नहीं है इस विषय को और वहां पर जाकर फोटो ऑप करना चाहते हैं। मतलब कैसे सपा और कांग्रेस में मुस्लिम वोट बैंक की तुष्टीकरण के लिए एक कंपटीशन शुरू हो चुका है। ये वही लोग हैं जो राम गोपाल मिश्र से मिलने कोई नहीं चाहता, शिमला में हिंदुओं पर अत्याचार होता है कोई नहीं चाहता, ये उनका दोहरा रवैया दिखाता है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी दो टूक कह दिया कि सपा कांग्रेस में होड़ इस बात की है कि मुसलमानों का सबसे बड़ा हमदर्द कौन है।
यह मानता हूं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में इस बात की होड़ लगी हुई है कि मुसलमानों का सबसे बड़ा हमदर्द कौन है। दूसरा, दोनों को एक गहरा घाव लगा है, राजनीतिक घाव। समाजवादी पार्टी को इतना गहरा जख्म लगा है कि अभी मलहम बहुत लगा डाला है, लेकिन वो घाव पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उपचुनाव में समाजवादी पार्टी बुरी तरीके से हार गई है और 2027 का सत्ताधीश बनने वाले थे और 47 तक उनका कोई राजनीतिक भविष्य दिखाई नहीं देता। शांति व्यवस्था भंग करने के जिम्मेदार पुलिस प्रशासन के अधिकारी हैं। जिस प्रकार से हमारे समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन को रोका और आज कांग्रेस के माननीय राहुल गांधी जी डेलीगेशन जा रहा था, उनको रोका, तो इस चीज से ये साबित होता है कि ये तानाशाही आदेश जारी कर करके पुलिस प्रशासन अपनी साजिश पर पर्दाफाश नहीं हो जाए इसलिए रोक रहा है। तो क्या संभल जाने की रेस वाकई खुद को मुसलमानों का हमदर्द साबित करने के लिए है? बहरहाल संभल हिंसा मामले में नया खुलासा हुआ। खुलासा, हिंसा में इस्तेमाल पाकिस्तानी हथियारों का संभल हिंसा की जांच में जुटी टीम को नालियों से पाकिस्तानी फैक्ट्री के कारतूस मिले। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का 9mm का खोखा मिला। शव वाली जगह पर फायर POF 9mm 6826 का खोखा मिला। FN स्टार का खोखा मिला, जिस पर स्ट्राइकर पिन का निशान है। अमेरिका की फैक्ट्री में बने कारतूस भी बरामद हुए। मेड इन USA 12mm बोर का कारतूस मिला। अब तक कुल 6 फायर किए गए कारतूस बरामद हुए। ये उत्तर प्रदेश की पुलिस का कमाल है और ऐसा कमाल नहीं है। आप उत्तर प्रदेश की कई घटनाओं की छानबीन करोगे आप तो बहुत सारे इस तरह के कमाल आपको देखने को मिलेंगे। जो कार्टेज की बात कर रहे हैं कि अमेरिका के हैं और पाकिस्तान के हैं, इनसे पूछिए कि इनके असले कहाँ के हैं, इनके पास जो असले हैं वो कहाँ के हैं। और सच्चाई तो ये है कि पुलिस भी ऐसा काम करती है किसी को फंसाने के लिए। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पुलिस केवल फंसाने का काम कर रही है, न्याय नहीं दिला रही है। संभल के मामले में एक बहुत चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। संभल में फॉरेंसिक टीम को कुछ कारतूस ऐसे मिले हैं जो पाकिस्तानी आर्मी द्वारा मेड है, यानी भारत के भीतर गृह युद्ध छेड़ने के लिए, जंग छेड़ने के लिए साजो सामान तक कुछ लोगों ने तैयार करके रखा है और इनके लिए कैसे वकालत करने का काम आज विपक्ष के तमाम नेता कर रहे हैं। ये वो लोगों के साथ खड़े हैं जो पाकिस्तान के असलहों के साथ हिंदुस्तान की पुलिस पर फायर झोंकने से बाज नहीं आ रहे। ऐसे लोगों के खिलाफ आतंक निरोधी कानूनों के तहत कठोरता से कार्रवाई करने की आवश्यकता है। ये देशद्रोही लोग हैं, इनके प्रति किसी प्रकार की उदारता नहीं हो सकती। पाकिस्तान का लिंक संभल हिंसा से जुड़ने के बाद जांच में NIA की भी एंट्री हो सकती है। मामला संवेदनशील है। होना तो चाहिए था कि निषेधाज्ञा लागू रहने तक सियासी दलों को संभल से दूरी बनाकर रखनी चाहिए थी, लेकिन सवाल वोट बैंक का है तो कोई इस रेस में पिछड़ना नहीं चाहता, फिर चाहे इसके लिए आम जनता परेशान ही क्यों ना हो, जैसा कि आज हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। तो अब सोचिए, ये तय था कि आप पहुंच नहीं पाएंगे संभल तक, उसके बावजूद सड़क पर निकले राहुल गांधी। लोग परेशान हुए। राहुल गांधी जब वापस गए तो परेशान लोगों ने आपत्ति जताई तो कांग्रेस के लोगों ने मारपीट की, ये भी जानकारी आई। पहले परिचय मैं आपका आज के मेहमानों से करवाता हूं। सिद्धार्थ यादव भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, विक्रम सिंह जी पूर्व DGP उत्तर प्रदेश पुलिस, जगदीश शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता, डॉक्टर पवन राव अंबेडकर है MIM पार्टी के नेता और प्रवक्ता, और प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव है समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जगदीश जी, आपसे शुरू करता हूं और सवाल बहुत सीधा सा है। जब यह तय था कि आप यूपी में आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, गाजियाबाद नोएडा के कमिश्नर तक को चिट्ठी थी कि रोक दीजिए, उसके बावजूद अगर सड़क पर निकले तो फिर तो रामगोपाल यादव की बात ठीक है कि यह सिर्फ मीडिया कवरेज के लिए था। सपा रेस में आगे निकल रही है, कहां हम पीछे छूट गए? देखिए राकेश पांडे, सच बात तो यह है कि राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी चिंतित थे, परेशान थे कि हमारे पुलिस वालों को बड़ी गोली लगी है, चोट लगी है, घायल हैं और कुछ मर भी गए हमारे लोग, तो वो मिलना जाना चाहते हैं। हमारा संविधान, हमारी संस्कृति कहती है कि सुख दुख में जाना चाहिए तो मुख्यमंत्री को, डिप्टी मुख्यमंत्री को, गृह मंत्री को, प्रधानमंत्री जी को, पर वो सब फिल्म देखने में व्यस्त, उन पर बस समय नहीं था। फिर भी विपक्ष के नाते राहुल गांधी ने पहल करी और जिसको रोक दिया गया, कोई बड़ी बात नहीं है। रोक देना भी, रोकना तो तय था, तो है रोकना इनको कि वहां तक पहुंचना चाहिए। रोकना तय था तो जगदीश जी गए क्यों? और संविधान ये नहीं कहता कि निषेधाज्ञा लागू है तो चले जाइए, कानून ये कहता है कि निषेधाज्ञा लागू है तो उसका पालन करिए। अगर नहीं जाता तो राकेश पांडे, अगर नहीं जाता तो आप ब्रेकिंग न्यूज, राहुल गांधी नहीं गए, प्रियंका गांधी नहीं गए, जैसे आज तक मणिपुर प्रधानमंत्री नहीं गए, ये ब्रेकिंग नहीं, हम नहीं चलाते ब्रेकिंग न्यूज। हम क्या चलाएंगे नहीं चलाएंगे उसकी चिंता मत क्या करिए जगदीश जी, और हम ये बिल्कुल नहीं चलाते।
हम तो ये कह रहे हैं कि गए क्यों जब निषेधाज्ञा लागू थी और जब तय था कि नहीं जा पाएंगे तो। अरे दूसरा आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान के कारतूस मिल गए हैं। यार इतना बड़ा बाहुबली प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, इतने हिमाकत के उनके राज्य में पाकिस्तान के बारूद असले आ गए हैं। कर क्या रहे हैं भाई? ये तो सरकार का फेलियर है। इनको इस्तीफा देना चाहिए इस बात को लेके। तो ये बहुत बड़ा गंभीर सवाल आपने बताया कि पाकिस्तान का असला मिल गया है। मुझे लगता है आजकल में आतंकवादी भी मिल जाएंगे। आजकल जिस तरह से एनआई घुस रहा है आतंकवादी भी वहां जरूर मिलेंगे। चल क्या रहा है देश में, ये चल क्या रहा है? ये तो बिल्कुल अभी आपके शो पे जगदीश जी ने बिल्कुल राकेश जी क्लियर कर दिया। वो तो न्यूज के चक्कर में ही गए हैं। ब्रेकिंग न्यूज क्या चले, राहुल जी को इसी की चिंता है। राहुल जी उस चिंता को बनाते हुए मीडिया अटेंशन को पाने के लिए जब देश की कानून व्यवस्था को खुद ताक पर रख करके ऐसे संवेदनशील स्थान पर जाना चाहते हैं जहां पर ना जाने का आदेश है, जो मैटर सुप्रीम कोर्ट में भी गया हुआ है, उसकी अगली डेट कोर्ट में भी लगी हुई है, पर सेंसिटिव विषय पर एक होड़ जो है कि तुष्टीकरण का सूरमा कौन, मैं हूं सबसे बड़ा सूरमा और ये समाजवादी पार्टी नहीं है, इस बात को साबित करने के लिए राहुल जी वहां पर गए थे। अब ये बात तो खुद समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं और अपने लोगों के बीच में जाएंगे सिद्धार्थ भाई। मैं आपके बीच में नहीं बोला था जगदीश, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। अब ये तो राम गोपाल जी ने खुद बोला है कि भाई ये तो इनका तो ये विषय ही नहीं था। जिनने संसद को 6 दिन तक दूसरे विषय पे अटकाने की कोशिश करी, भटकाने की कोशिश करी, हॉस्टेज बनाने की कोशिश करी, ये तो समाजवादी पार्टी ने कह दिया कि हमारा एजेंडा दूसरा है। तो अब राहुल जी फंस गए, क्योंकि इनको इनकी पार्टी में तो हो सकता है कि फिर भी कोई ये ना कहने में डरता हो, ये कहने में डरता हो कि नेता हमारा उतना अच्छा नहीं, पर समाजवादी पार्टी और टीएमसी ने तो स्पष्ट कर दिया है कि राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन की पद के लिए हो सकता है कि उपयुक्त ना हो, कोई और बेहतर नेता होना चाहिए। अब इस साख को बचाने के लिए मैं कहता हूं कि इससे दुर्भाग्यपूर्ण नहीं हो सकता कि देश के एक महत्वपूर्ण स्टैच्यूरी पोजीशन पर बैठे हुए व्यक्ति, देश के विपक्ष के नेता सेंसिटिव जगहों पर जाकर के तुष्टीकरण के लिए ऐसा कर रहा है। राकेश जी 10 सेकंड लूंगा। जाना था तो करहल में क्यों नहीं गए? क्या कमी थी वहां? चुनावों के बीच में एक दलित लड़की को इसलिए मार दिया गया क्योंकि उसने भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए कह दिया, पर आप वहां नहीं जा पाए। बंगाल में आपको जाने से किसने रोका था? आरजीकर मेडिकल कॉलेज में आप चले जाते। बंगाल के अंदर बहन बेटियों के साथ इतना अपराध हुआ, एक शब्द आपके मुंह से नहीं निकला। हिमाचल में आप नहीं जा पाए, कहीं नहीं जा पाते क्योंकि कहीं इनका एजेंडा दूसरा है। ये दूसरे एजेंडा के लिए कुछ लोगों का प्रोत्साहन करने के लिए और अपने अब जगदीश जी जवाब दीजिए। संदेश खाली आप गए नहीं, आरजीकर मेडिकल कॉलेज आप गए नहीं, करहल में आप गए नहीं, हिमाचल में आप गए नहीं। देखिए सिद्धार्थ भाई, मणिपुर आज तक सबको, मणिपुर भारत से बाहर है, सबको पता, वहां प्रधानमंत्री नहीं गए। इनकी बहन बेटियां जो गोल्ड मेडल बात के लाए थे, इनके घर के बाहर बैठी थी, प्रधानमंत्री गए एक बार झांकने भी, वहां कह तो रहे तो तुम तो मेरी बेटी जैसी हो। कहने के मैं समझता हूं फिल्म देखना जाना बहुत जरूरी है क्योंकि देश में आग लगानी है और आवाज दे रहे फिल्म देखो, फिल्म देखो। अरे भाई कर क्या रहे हो आप लोग? प्रधानमंत्री, अरे मैं फिल्म पर नहीं चर्चा कर रहा हूं जगदीश जी, आता हूं सिद्धार्थ भाई, मैं फिल्म पर नहीं चर्चा कर रहा हूं। आपको साबरमती पर चर्चा करने का इतना शौक है तो वो भी कर लूंगा, मैं बता रहा हूं ना। लेकिन आज जो चर्चा हो रही है, मैं आप प्रधानमंत्री, आप बीजेपी के प्रवक्ता तो है नहीं, पहले जवाब दीजिए कि बंगाल, संदेश खाली, आरजीकर, करहल क्यों नहीं गए राहुल गांधी? अगर इतनी चिंता है तो। पत्थर लगे, पुलिस वालों को डंडे पड़े, पुलिस वालों की पिटाई हुई, पुलिस वाले घायल हुए, ना मुख्यमंत्री का ना गृह मंत्री का ना इनका डिप्टी सीएम। तो यहाँ पर राहुल गांधी पुलिस वालों से मिलने जा रहे थे? नहीं, राहुल गांधी संभल पुलिस वालों से मिलने जा रहे थे। भाई जा रहे थे, क्यों नहीं जा रहे थे? ये राकेश जी, ये तो राहुल जी ने तो नहीं बोली बात। राहुल जी ने तो अपना बयान जारी किया, मुझे तो पता है से बाहर निकले हुए वो तो बोल रहे हैं कि वहां पर जाकर के जो हर दुखिया आदमी से मिलने जा रहे हैं। जिसको भी चोट लगी है, पता कर लीजिए पहले चोट लगी है वहाँ जार से मिलने। अब आपको बता के जाते क्या? आप तो फिर खेल करते थे। सही मायने तो राहुल गांधी जी पुलिस वालों को चोट ली, देखने जा रहे थे, मिलने जा रहे थे, उनके दुख में जा रहे थे, और आप लोगों को तो पसंद नहीं था कि राहुल गांधी किसी अपने भाई के पास जाए पता लेने के लिए, पता करने के लिए। आपको तो राजनीति करनी है, आप तो कहीं जाते नहीं, फिल्म देखने चले जाते हैं, आपको तो रोक नहीं था। ऐसा क्यों रोका गया बताइए, क्यों रोक रहे हो? आपने अखिलेश की पार्टी, आपने अरे आपने हाउस अरेस्ट कर दिया सब नेताओं को, वह जाने नहीं दे रहे हो। जवाब है भाई, जाए तो ना जाने दो, और जाए तो परेशान हो आप। आखिर आप लोग क्यों नहीं गए? सबसे पहले तो क्यों अखिलेश की सारी नहीं, ये सपा की चिंता कर रहे हैं, सपा के नेताओं को जो हाउस अरेस्ट किया गया। मैं आगे बढ़ता हूं, मैं भारत की कर रहे हैं।
नहीं नहीं सर ठीक है ना, तो भारत बंगाल भी भारत में ही है, केरल भी भारत में ही है, हिमाचल प्रदेश भी भारत में ही है, तो थोड़ी उसकी भी चिंता कर लिया करिए। चला जाओ भाई, वो भी नहीं जा रहा है, तो थोड़ी उसकी भी चिंता कर लिया करिए ना। चलिए ठीक है, मैं धर्मेंद्र जी आपके पास आता हूं, लेकिन उससे पहले विक्रम जी आपके पास पाकिस्तानी कारतूस का, रुक जाइए भाई, थोड़ी सी जहां पर देश की सुरक्षा की बात हो तो वहां पर थोड़ा सा अपनी सियासत बंद कर दिया करिए, मेरी सबसे अपील होती है बार बार। विक्रम जी, पाकिस्तान के कारतूस का मिलना, यूएसए के बने कारतूस का मिलना, यह कितनी गहरी चिंता, और कहां मिले हैं? नालियों की जब सफाई हो रही थी और वहां पर यह मिले हैं कारतूस। राकेश जी, विद्वान पंडित को सभी को मेरा नमस्कार। ये बहुत ही गंभीर प्रकरण है और मैं बधाई दूंगा संभल पुलिस अधिकारियों को, प्रशासन को, कि नाली की सफाई करके उन्होंने खोखे कारतूस बरामद किए। 32 बोर के अमेरिका के बने हुए और 9 mm के पाकिस्तान के बने हुए और 12 बोर भी अमेरिका के बने हुए। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के, आप पूछेंगे ये अमेरिका के 12 बोर के कारतूस और पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कारतूस आए कहां से? तो जो अंडरवर्ल्ड होता है वो सभी इनके हथियार नाजायज बनाता, जिनको हम लोग पचपायरा या टट्टा कहते हैं, और इस तरीके के कारतूस ब्लैक मार्केट में वैसे ही मिलते हैं। ये कह देना कि सीधे इसके लिए गृह मंत्री, प्रधानमंत्री दोषी हैं। हम डिमांड और सप्लाई के लॉस पे चलते हैं। नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान के बॉर्डर से ये आते रहते हैं, और विश्व का ऐसा कोई देश, अमेरिका और इंग्लैंड, ढूंढना मुश्किल है जहां पर इस तरीके की आपत्तिजनक वस्तुओं की स्मगलिंग नहीं होती है। एक बात। दूसरी चीज, अगर आप देखें, आपने अपने वीडियो में दिखाया था, मेरे पास भी एक डमी है, असली नहीं, क्योंकि असली कारतूस रखना अपराध है 25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत। ये डमी कारतूस, अगर आप गौर से देखें कि इसका जो जरा दिखाइए बड़ी स्क्रीन पर, दिखाइए जरा इसको ठीक से विक्रम जी, जो दिखा आपकी जो जी, और आपकी जो आपने दिखाया है उसमें जो चोट परकशन कैप पे पड़ी है वो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने कील हथौड़े से डाला है। इसका मतलब चलाया कट्टे से गया है, और कट्टे के तरीके से जो चलाया गया है। तो ये एक जरा इसे सीधा करके दिखाइए विक्रम जी, आप आगे का हिस्सा दिखा रहे हैं, जरा उसे चारों ओर से घुमाकर दिखाइए, क्योंकि ये तस्वीर से मैच भी कर रहा है। मेरा ये आपको दिखाने का अभिप्राय यही था कि आप इसको देख ले कि इसकी जो परकशन कैप है, जहां पर ये, जिसको मैं इंगित कर रहा हूं, इस पर जो चोट पड़ी है वो ऐसा लग रहा है जैसे कील और हथौड़े से मारा है। इसका मतलब वो कट्टे था, मशीनिंग उसकी नहीं थी। यहां पर अगर आपने कील की तरफ से इस पे चोट की है तो ऐसा लगता था जैसे कील की हथौड़ी से मारा है, और मशीनिंग के बिना फायरिंग पिन अगर फैक्ट्री मेड है तो मशीनिंग से होगी। तो दो निष्कर्ष, कट्टे का इस्तेमाल, नाजायज कारतूसों का इस्तेमाल, और कारतूसों का इंपोर्ट जो इंपोर्टेड कारतूस है। सर एक चीज और बता दीजिए, मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूं। एक FN स्टार का खोखा मिला है जिस पर स्ट्राइकर पिन का निशान है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब स्ट्राइकिंग पिन का इस्तेमाल किया, और जो स्ट्राइकिंग फायरिंग पिन थी वो बहुत ही क्रूड, बहुत ही जैसे कट्टे में होती है, क्योंकि जो आपकी मशीनिंग की वाली फायरिंग पिन होती है वो बिल्कुल ऐसे होती है कि बिल्कुल एग्जैक्ट पिन पॉइंटेड होती है। तो कट्टों का भरपूर इस्तेमाल, और आपके कट्टों का इस्तेमाल था। मेरा परामर्श होगा संबल के अधिकारियों की घर घर की तलाशी लेकर के जो अन्य नाजायज हथियार हैं उनको बरामद करें। आपको देखिए फायरिंग पिन ही गायब हो गए, ये फायरिंग पिन ही गायब हो गए। ऐसे ऐसी चोट पड़ी, ये ऐसा बेतुका और भोड़ा कट्टा था कि उसने पूरा कारतूस ही। अब धर्मेंद्र जी, अंडरवर्ल्ड से लेकर कहां कहां ये हथियार कारतूस कैसे पहुंच जाते हैं ये विक्रम जी ने बखूबी बता दिया, लेकिन आपके नेता तो कह रहे हैं पुलिस फंसा रही है क्योंकि आपकी पॉलिटिक्स को सूट करता है। राकेश जी, मुझे लगता है कि भारत के जो रक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल जी, उनको इनसे कोचिंग लेनी चाहिए विक्रम जी से। इनको कट्टे की जितनी कारतूस है उससे ज्यादा जानकारी है। जब इन्होंने भारत के सर्विस में रहे हैं उसकी जानकारी नहीं बताई इन्होंने कि जो ओरिजिनल कारतूस होता है वो कैसे होता है। लोग जान जाए इस बात को, कम से कम आपके चैनल के माध्यम से। एक पुलिस अधिकारी जो पूर्व में रहा है, क्यों आपको दिक्कत हो गई क्या? चिंता नहीं कर रहा है। अगर विक्रम जी ने, मैं सुन ही रहा हूँ भाई, लेकिन नहीं मैं सुन रहा हूँ, नहीं मुझे दिक्कत हुई। मुझे दिक्कत इसलिए हुई कि आपने विक्रम जी जो उत्तर प्रदेश पुलिस के मुखिया रह चुके हैं, एक डेकोरेटेड ऑफिसर रह चुके हैं, आप उनको लेकर अगर आपत्तिजनक टिप्पणी करेंगे तो मुझे दिक्कत होगी। और सिर्फ उनकी नहीं, किसी भी अधिकारी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करेंगे तो मुझे दिक्कत होगी। मैं उनके अनुभव को बता रहा हूँ कि इतना अनुभव है इनका कट्टे का और अवैध हथियार का और अवैध कारतूस का। इनके हो सकता सर्विस के पीरियड में ऐसा ज्यादा हुआ हो। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इनकी चिंता ये नहीं थी कि इस देश के अंदर पाकिस्तान से कारतूस आ रहा है, पाकिस्तान से अवैध हथियार आ रहा है, पाकिस्तान से गोला बारूद आ रहा है, अमेरिका से अलग तरह के कारतूस आ रहे हैं,
अमेरिका से अलग तरह के हथियार आ रहे हैं, ये सीमा सुरक्षा का विषय है कि नहीं, ये चिंता इनकी ज्यादा नहीं होती। चलिए विक्रम जी आप ही रिप्लाई कर दीजिए, फिर मैं आता हूं सिद्धार्थ आपके पास। राकेश जी केवल 2 वाक्यों में। नहीं आपने पिन पॉइंटेड टिप्पणी की है धर्मेंद्र यादव। 10 सेकंड और दीजिएगा। अच्छा चलिए 10 सेकंड और ले लीजिए, पहले मेरी बात पूरी होने दीजिए ना। लीजिए 10 सेकंड, पहले मेरी बात पूरी हो जाए। आप और 10 सेकंड। मैं कह रहा हूँ 350, अब सुनिए, 350 किलो विस्फोटक आ गया था जब पुलवामा का अटैक हुआ था, तब विक्रम जी की आंख नहीं खुली थी, तब इन्होंने सवाल नहीं खड़ा किया था कि भाई सीमा पे कौन लोग, किसके कहने पे आ गया था। ठीक है 350 किलो सीमा हैदर आ गई देश का बॉर्डर क्रॉस करके, फिर जाके विक्रम सिंह जी को कारतूस नहीं दिखा। सीमा हैदर के आते समय कुछ दिखाना चाहिए था इनको। 350 किलो बारूद आ गया, विक्रम जी रिप्लाई अब सुन लीजिए, हो गया 10 सेकंड आपका। ये विक्रम जी रिप्लाई शासन का फेलियर है कि नहीं है? ठीक है रुक जाइए विक्रम जी। धर्मेंद्र जी, मैं इंस्ट्रक्टर हूं नेशनल पुलिस एकेडमी में, तमाम पुलिस एकेडमियों में, यहां तक कि विदेश में थाईलैंड, कैम्बोडिया और श्रीलंका के अधिकारियों को ट्रेन करता हूं फायर आर्म्स, फील्ड क्राफ्ट और तक में, क्योंकि विषय वस्तु की नाजायज हथियार का, अगर आप नाजायज की जानकारी नहीं रखेंगे तो आप जायज के कार्य, अगर आप चाहें तो आपका ट्यूटोरियल और आप सबका मैं दे सकता हूं, चाल वाले पुर्जे, फायरिंग की दुरुस्त तरीका, शिस्त लेने के तरीके जो मैं करता हूं, लेकिन आपकी रुचि ये नहीं है। आपके नेता तो कहते ही हैं कि पुलिस के पास नाजायज हथियार होते हैं। आपने जब काला चश्मा लगा लिया है तो आपको हर चीज काली लगेगी। और मुझे वैसे भी आपके प्रमाण जी नहीं, आपका काला चश्मा लगा है और आपका प्रमाण पत्र मेरे चाहिए, हम तो बताएंगे ही, क्योंकि क्यों नहीं बताएंगे आपको? अगर इन्वेस्टिगेशन होगा, तो ये नहीं बताएंगे, इन्वेस्टिगेशन होगा तो ये नहीं बताएंगे, अगर विवेचना होगी तो नहीं बताएंगे। जी नहीं, इन्वेस्टिगेशन में हर चीज आती है, हर चीज करते हैं, इन्वेस्टिगेशन में हर चीज आती है। धर्मेंद्र जी साहब 1 मिनट, अगर विवेचना करना है। अरे सुनिए धर्मेंद्र यादव सुन लीजिए विक्रम जी को, आपसे 10 गुना ज्यादा उनको ज्ञान है, तो एक बार सुन लीजिए। सुनेंगे और राकेश जी, सुनिए पहले नहीं, 1 मिनट धर्मेंद्र यादव रुकिए, धर्मेंद्र यादव प्लीज, अभी सिर्फ विक्रम जी। धर्मेंद्र जी डिबेट को डिरेल करना चाहते हैं क्योंकि सुनना नहीं चाहते कटुसत। अगर हम इन्वेस्टिगेट करेंगे तो क्या नाजायज हथियारों की हम इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे? उनके चाल के पुर्जे कहां से आते हैं, बनावट कैसे होती है, ये हम इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे? ये आपके नेता ने बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है कि पुलिस वाले नाजायज हथियार रखते हैं, क्योंकि नाजायज हथियार का अगर कोई वो है तो आप और आपके नेता को ये महारत है। हम लोग चूंकि पकड़ते हैं, रिकवर करते हैं। अच्छा चलिए छोड़िए ना, मैं एक मिनट हो गया, लेकिन एक मिनट रुकिए ना, सुनिए अभी। अरे धर्मेंद्र यादव बहुत कट्टा से प्रेम मत दिखाइए, और सच्चाई इतनी सामने आ गई तो बौखलाने की जरूरत भी नहीं है। अरे धर्मेंद्र यादव प्लीज धर्मेंद्र यादव, अरे धर्मेंद्र भाई पहले ये बताइए राहुल गांधी सड़क पर निकले कैसा लगा? संभल जा रहे थे? आप मुझे बताइए, एक प्रदेश का एक जिला, अब सुन लीजिए ना, वही बता रहा हूँ, एक प्रदेश का एक जिला जल रहा है, अगर कोई मिलने जा रहा है, जिनकी हत्याएं हो गई हैं, जिनकी जानें चली गई मासूम की, पुलिस वाले घायल हो गए हैं, अगर उनके परिवार से मिलकर कोई संवेदना व्यक्त करना चाहता, गलत है? भारतीय संस्कृति में गलत है? गलत नहीं है, लेकिन जब पुलिस कहेगी, प्रशासन कहेगा तब जाएंगे, अपने मन से उठकर नहीं चल देंगे जहां मामला संवेदनशील है। जाने दे रही, क्या छुपा रही है? वही तो कह रहे, पुलिस क्या छुपाना चाह रही है? क्यों नहीं जाने दे रही है? सिद्धार्थ बताइए क्या छिपा रहे हैं भाई? ऐसा क्या कर रही है? मैं पवन भाई आपके पास आ रहा हूँ, 1 मिनट और दे दीजिए। देखिए क्या है राकेश जी, ये कुछ विषय बड़े सेंसिटिव होते हैं। अभी पूर्व डीजीपी साहब तो जो जानकारी कारतूस को लेकर के, बंदूक को लेकर के दे रहे थे, उनकी तो जानकारी का सोर्स समझ में आ गया। मुझे ये समझ में नहीं आया कि धर्मेंद्र भाई को कट्टों की इतनी जानकारी, गोलियों की इतनी जानकारी ये कहां से लग रही है? क्योंकि डीजीपी साहब को तो होना ये तो लाजमी है, आपको कहां से लगती है धर्मेंद्र भाई? समझ में, ये पहली बात। दूसरी बात, वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अभी सेंसिटिव है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अभी सेंसिटिव है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, स्टेटस को मेंटेन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, और इसीलिए ऐसे समय में किसी भी नेता को अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए या सस्ती लोकप्रियता के लिए वहां पर जाना अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि जहां पर इतना बड़ा प्रकरण हुआ हो, जहां पर विदेशी हाथ होने की शंका हो, विदेशी हथियार एनएसए जैसा कानून लग रहा हो, वहां पर जाकर सस्ती लोकप्रियता बटोरना, मैं मानता हूँ ये दुर्भाग्यपूर्ण है, पर आप ये बात कहाँ समझेंगे? ये बात तो राहुल जी को समझनी थी ना, क्यों जा रहे हैं संबंध? अरे आप पूछ रहे क्या छुपा जा रहे? अरे धर्मेंद्र भाई, अरे धर्मेंद्र भाई आप गजब है, आप 1 मिनट धर्मेंद्र भाई, विक्रम जी ने ठीक कहा कि आप डिबेट को डिरेल करना चाहते हैं। पुलिस को जानकारी होगी कि कौन सा वैध हथियार है, कौन सा वैध हथियार है, कौन सा कट्टा, कौन सा रिवॉल्वर, कौन सा पिस्टल, कि हमको और आपको होगी?
उस पर अगर ज्ञान दे रहे हैं विक्रम जी तो आपको दिक्कत हो गई क्योंकि आप डिटेल करना चाहते हैं, फिर आप सीमा हैदर तक पहुंच गए। नहीं, फिर आप सीमा हैदर तक पहुंच गए, तो या तो आप कह दीजिए कि ये राहुल गांधी वाला मामला थोड़ा सा गड़बड़ हो गया भाई, ये कहां से, ये तो सेम पिच पर खेलने लग गए लोग, हमारा वोट बैंक उनका वोट बैंक। रुक जाइए अब पवन राव अम्बेडकर, रुकिए, सुनिए ना, रुक जाइए। पवन राव अम्बेडकर जी, मनाही के बावजूद, प्रतिबंध के बावजूद क्या जाने की जिद करना ये मुस्लिम वोट बैंक के लिए है या फिर क्या है आपके हिसाब से? राकेश साहब बहुत बहुत शुक्रिया। राकेश साहब, कांग्रेस ने तो 1947 से लेकर के अपने शासनकाल, जो 50 साल का शासनकाल रहा इनका इस देश में, उसमें जनता को मूर्ख बनाया, खासतौर से मुसलमानों को, और दूसरे नंबर पे शेड्यूल्ड कास्ट आते हैं। इनका झोली भर भर के वोट लेकर के ये सत्ता में रहे। मुझे तो आज हंसी आ रही कि कांग्रेस वाले बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आप बात सुन लीजिए, इस तरह से मैं नहीं कर पाऊंगा। कांग्रेस वाले 1961 के गुजरात दंगे भूल जाते हैं, हाशिमपुरा मलिहाना के घटना भूल जाते हैं जहां दंगे हुए, मारे गए लोग मुसलमान, मुरादाबाद की घटना भूल जाते हैं। ये मुरादाबाद पे क्यों नहीं जाते? उन विक्टिम से देखिए, एक मिनट जगदीश जी, गलत बात है। मैं नहीं, मैं बीच में आ रहा हूं। जगदीश जी 20 मिनट के बाद मैं पवन राव अम्बेडकर के पास गया, तो कम से कम उनको अनइंटरप्टेड बोलने दीजिए, बीच में नहीं प्लीज सर, उसके बाद आ जाऊंगा। राकेश साहब, कांग्रेस इतनी जो है इस देश के लोगों के साथ छल करती है। 1984 के सिख दंगे में जितने भी हमारे पीड़ित लोग रहे, क्या उनके घर आज तक राहुल गांधी गए? क्या हाशिमपुरा मलिहाना के मुसलमानों के ऊपर जिस तरह से गोलियां चलाई गई, उनके ऊपर वो गए? मुरादाबाद में खुले आम मस्जिद में गोलियां चलाई गई हैं, आज तक इनके मुंह से मुरादाबाद का उप नहीं निकला। और सबसे हास्यास्पद विषय देखिए, वो समाजवादी पार्टी किस तरह से विलाप रही है। ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी घटना हुई। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की घटना हुई जहां 50,000 लोग जो है तितर बितर रहे, उनके ऊपर गोलियां चलाई गई। आज तक अखिलेश यादव के मुंह से उनके लिए कोई भी बात नहीं निकली है। क्या वो मुजफ्फरनगर के पीड़ितों के घर गए आज तक? क्या उन्होंने उनके दर्द को समझने का प्रयास किया? आज ये पुलिस पर ब्लेम लगाने का काम कर रहे हैं। यही पुलिस 2013 में अखिलेश यादव के इशारे पर काम कर रही थी। तब इनको याद नहीं आता कि पुलिस ने क्या गलत किया, क्या नहीं गलत किया है। मैं इस देश की संवैधानिक स्थितियों को देखते हुए बात करना चाहता हूं कि निश्चित रूप से संभल में जो घटना हुई है वह बहुत दर्दनाक है, और संभल की जो घटना है इस देश को झकझोर रही है। उसका कारण यह है कि 19 तारीख को जो कोर्ट का आदेश है, वो कोर्ट ही का आदेश अपने आप में इंपंग्ड ऑर्डर है। उसका सिर्फ और सिर्फ मैं आलोचना कर सकता हूं कि कोर्ट ने जो आदेश दिया है, वो कोर्ट का आदेश ही कारण है जो संभल में इतनी बड़ी घटना हुई। अब आप ये देख लीजिए, मेरे पास, मैं हवा में बात नहीं करूंगा। नहीं ठीक है, मैंने कहा नहीं पवन भाई, कोर्ट की गलती है, पुलिस की गलती है, जिला प्रशासन की गलती है, पत्थरबाजों की कोई गलती नहीं है। वो तो बड़े मासूम, कांग्रेस की गलती है, वो तो बड़े मासूम है, वो तो बड़े मासूम है। किसी ने जबरदस्ती उनके हाथ में पत्थर दे दिया, सिद्धार्थ यादव, किसी ने जबरदस्ती उनके हाथ में पत्थर दे दिया, किसी ने जबरदस्ती उनके हाथ में कारतूस थमा दिया। ये लोग करता हूं मैं, राकेश जी बिल्कुल, जिन लोगों ने पर थोड़ा बहुत उनको आप सजा पवन जी दीजिए। सुनिए प्लीज, मैं आग्रह करता हूं। आपको सबों ने बड़ी शांति से सुना है, आप भी सुनने की हिम्मत रखिए। उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। राकेश जी आपको मॉडरेट करना ठीक है। पवन भाई सुनिए सिद्धार्थ यादव को, फिर जगदीश जा रहा हूं। पवन भाई सुनिए, कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे, सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। पहली नजर में कोर्ट, पुलिस और जिला प्रशासन की आलोचना करने से पहले एक बार पहले उनकी आलोचना की होते तो मुझे अच्छा लगता है, जो पत्थर चला रहे थे पुलिस वालों पर। सिद्धार्थ यादव बोलिए, फिर पवन भाई आता हूं। राकेश जी, हमारे देश में, हमारे देश के एक नागरिक देश के कानून के मुताबिक हमारी देश के कोर्ट के पास गए। कोर्ट ने कानून संगत, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई है, उसको गलत नहीं बताया, ऑर्डर किया। पहले दिन सर्वे के लिए जब वो वहां पहुंचे तो शाम होते होते, वैसे तो देरी हो चुकी थी, अचानक लोग इकट्ठे हो गए, कोई नहीं था, अचानक लोग एक साथ आके, उनको पता ही नहीं लगा कि वो सब इकट्ठे हो गए। दूसरे दिन जब सर्वे हुआ, अचानक हजारों की भीड़ आ गई। ये जहां जहां सर्वे हो रहा है, अचानक से सब लोग पहुंचते हैं और अचानक पहुंच जाते हैं, अचानक उनके पास पत्थर आ जाते हैं, अचानक उनके पास पाकिस्तानी कारतूस आ जाता है, अचानक उनके पास कट्टे निकल के आ जाते हैं, और ये टन के टन पत्थर छतों पे अचानक पहुंच जाते हैं। और अचानक राकेश जी, उनको कोई शक्ति ऐसी आती है कि वो बेचारे चाहते नहीं है, पर उनके हाथ से पत्थर निकलने लगते हैं, फिर वो पुलिस पर फेंकने लगते हैं। 20 पुलिस वाले घायल हुए।
पूछा समाजवादी पार्टी ने? 20 पुलिस वाले घायल हुए। चलिए बोलिए पूछा धर्मेंद्र कांग्रेस यादव, पार्टी ने? उन 20 पुलिस वालों की चिंता। और सुनिए धर्मेंद्र यादव, मैं एक सवाल और ऐड कर देता हूं। रामगोपाल यादव ने कहा कि संसद में तो आवाज उठा ही नहीं रहे हैं, वहां क्या जा रहे हैं, वहां चले जा रहे हैं, संभल चले जा रहे हैं, क्यों कहा? सिद्धार्थ भाई, पहले मैं आपको ये बता दूं कि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश को आप गलत कोट पढ़ करिए, राष्ट्रीय चैनल है, उसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा है कि मुझे निचले अदालत की आदेश में आपत्तियां भी हैं, तो आपत्ति शब्द का इस्तेमाल हुआ है आदेश में, आप पढ़ लीजिए, आपको जानकारी हो जाएगी। रही बात दूसरी जो सर्वे की बात है, जिस दिन सर्वे होना था उस दिन सर्वे हुआ, इसके बाद आ जाऊंगा, इस आधार पर भी हुआ। सुनिए, आदेश में दूसरी बात ये भी लिखी गई है कि जो पीड़ित पक्ष है या मस्जिद कमेटी वाले लोग हैं, उनको नोटिस इशू नहीं हुआ था, उस पर भी माननीय उच्चतम न्यायालय की आपत्ति है। नोटिस ना इशू होने के बावजूद भी मस्जिद कमेटी के लोगों ने सर्वे कराया और सर्वे बाकायदा पुख्ता होकर बताया सर्वे टीम को, भाई सर्वे पूरा हुआ कि नहीं हुआ। उसके बावजूद भी अगले दिन सुबह 6 बजे सर्वे टीम का पहुंचना और सर्वे टीम के साथ भारतीय जनता पार्टी के दंगाई ढोल और नगाड़े के साथ पहुंचे, इसका मतलब वो प्रायोजित तरीके से आना चाहते थे, दंगा करवाना चाहते थे और भीड़ को प्रोवोक करना चाहते थे। ये सारे माननीय उच्चतम न्यायालय के ठीक है, रुकिए, अब सिद्धार्थ रिप्लाई करिए, सिद्धार्थ रिप्लाई करिए। सुन लीजिए, मैं आपको रुकिए। देश के उच्चतम न्यायालय ने जो लोग प्रेयर लेकर उच्चतम न्यायालय के पास पहुंचे थे कि सर्वे पे बैन लगाया जाए, उन्होंने कोई बैन नहीं लगाया। उनने देश की किसी अदालत को कोई स्टैंडिंग ऑर्डर नहीं दिया कि सुनवाई तक रोक लगाई है। उन्होंने कोई सर्वे नहीं होगा, अगली सुनवाई तक कोई सर्वे नहीं होगा, ये बात लिखा हुआ है। सर्वे अगली सुनवाई तक कोई सर्वे नहीं होगा, होना ही नहीं है, न्यायालय ने कहा है। होगा ही नहीं तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा? अगले सर्वे पूरे हो चुके हैं, नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सर्वे की रिपोर्ट एनक्लोज्ड एनवलप में ट्रायल कोर्ट को सौंपी जाए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। धर्मेंद्र जी, आप नहीं सुनना चाहते तो ऐसे डिबेट नहीं हो सकती। धर्मेंद्र भाई सुनिए ना, अब आप अपने हिसाब से कहेंगे, वो अपने हिसाब से कहेंगे, तो एक बार सुन लिया करिए। हाँ तो ठीक है ना, आदेश में यह भी नहीं कहा गया था कि सर्वे का आदेश गलत था, कुछ आपत्तियां थी तो पहले आने दीजिए, क्या आपत्तियां रही है सुप्रीम कोर्ट की, तो अगली डेट पर तय हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं, आपने कहा ना कि कुछ खामियां कही सुप्रीम कोर्ट ने, तो खामियां क्या है ये सुप्रीम कोर्ट को बताने दीजिए पहले, ठीक है? सुप्रीम कोर्ट ने कहीं से ये नहीं कहा उस दिन कि सर्वे का आदेश पूरी तरीके से गलत था, तो एक बार आने दीजिए पूरा आदेश। 30 सेकंड और सिद्धार्थ यादव, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। नहीं प्लीज, बीच में नहीं, रुक जाए सिद्धार्थ यादव, 30 सेकंड। देख लीजिए, कोर्ट में कभी भी जब कोई ऐसा मैटर जाता है तो देखने की बात ये होती है क्या प्रेयर लेकर के गए थे और क्या रिलीफ मिला। प्रेयर ये थी कि उस ऑर्डर को क्वॉश किया जाए सर्वे को, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं करा। रादर सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर आपको कुछ एक्सरसाइज भी करना है तो हाई कोर्ट जाइए, पहले आप ऑर्डर में चल के आइए, कुछ इतना गलत नहीं है कि आप सुप्रीम कोर्ट के आगे खड़े होंगे, पहली बात। दूसरी बात, जब उस दिन सर्वे की बात कर रहे हैं और अगले दिन पता नहीं कौन सा अगला दिन है और कौन सा तीसरा दिन है, ये देश के कानून में व्यवस्था है कि एक्स पार्टी सर्वे का ऑर्डर दिया जा सकता है, पर जो एडवोकेट जनरल वहां पर अपॉइंट किए गए थे उनको नोटिस सर्व करना है। कोई सर्वे दूसरी पार्टी के बिना नहीं हुआ है। जो वहां के मौलवी थे उनको नोटिस सर्व किया गया, वो नोटिस लेकर के वहां पहुंचे, उनके मौजूदगी में दोनों सर्वे हुए। पवन भाई 30 सेकंड आप भी बोलिए। नोटिस सर्व नहीं किया और अगले नहीं, धर्मेंद्र यादव ये गलत है, धर्मेंद्र यादव गलत है। 23 तारीख को शाम 6 बजे रिटर्न है मेरे पास, कहेंगे तो दिखा दूंगा, कहेंगे तो दिखा दूंगा शाम को 6 बजे। शाम को 6 बजे पुलिस लगाने की क्या जरूरत पड़ेगी? नहीं भाई, शाम को 6 बजे लिखित इन्फॉर्म किया गया है, अरे लिखित इन्फॉर्म किया गया है। चलिए प्लीज, आप समय खराब करना चाहते हैं, पवन भाई 30 सेकंड बोलिए प्लीज। राकेश जी, सिद्धार्थ जी जो है ना गलत कोट कर रहे हैं। जी मैं भी हूँ। सीपीसी 1908 के जो प्रोविजंस है उसके अकॉर्डिंग अगर कोई जो है रिट पिटीशन अगर डाली गई है तो सेक्शन 27 ऑर्डर 5 रूल 1 के अकॉर्डिंगली डेफिनेटली उसको सम्मन और आंसरिंग होनी चाहिए। इस चीज को वहां पर जो है छिपाया गया और एक्स पार्टी ऑर्डर दिया गया, कोई एक्सेप्शन नहीं है। आप गलत कोटेशन दे रहे हैं, बिल्कुल तो पवन भाई एक मिनट पवन जी ज्यादा समझदार है, देश की सुप्रीम कोर्ट समझदार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट उसको गलत बताइए, एक्स पार्टी ऑर्डर को चैलेंज किया गया। पवन भाई इसका एक तरीका ये होता है कि अगर आपको लगता है कि एक्स पार्टी ऑर्डर गलत है, सर्वे उस दिन गलत हो गया, तो उसके अगले दिन जाकर आपको देश की अदालतों में कर देना चाहिए था अपील, जो कि नहीं किया गया। 24 तारीख को हिंसा हो जाती है, उसके बाद किया जाता है, तो ये उसी दिन कर देना चाहिए था। खैर विक्रम जी, माफी के साथ दोबारा नहीं आ पाऊंगा, लेकिन जिस तरीके की सियासत हो रही है ये ठीक नहीं है, और ठीक इसलिए नहीं है कि पाकिस्तान के हथियार मिलते हैं, पुलिस को जांच नहीं करने दिया जाए। वहां पुलिस कह रही है, प्रशासन कह रहा है कि माहौल खराब होने की गुंजाइश है, तो अभी मत आइए, 10 तारीख के बाद आइए, तो वो भी बात नहीं माननी है। तो सवाल है कि सब कुछ दांव पर लगाएंगे क्या सियासत?